सभी दोस्तों को बहुत बहुत नमस्कार। दोस्तों, आज सुबह अखबार पढ़ रहा था तो एक बड़ा ज़बरदस्त सा आर्टिकल, एक बड़ी ज़बरदस्त सी न्यूज़ देखी। वो न्यूज़ जब आप भी सुनेंगे तो आपको भी हैरानी होगी कि जहाँ पर वादा किया गया था कि हर घर में रोज़गार मिलेगा, वादा किया गया था कि रोज़गार के अवसर पैदा होंगे, वादा किया गया था कि 2019 में कि हम देखना ऐसा भारत बना देंगे कि लोग याद करेंगे। उसी हरियाणा के अंदर किस तरह से मुझे आज पढ़कर बहुत ही बुरा लग रहा था कि कभी कहा यह जाता था कि हरियाणा नंबर 1 है, लेकिन आज जो हरियाणा है, ये देखिए, आज जो हरियाणा है, हरियाणा ने लगातार दूसरी बार बेरोजगारी में टॉप रहने के साथ साल का समापन किया। दिसंबर में 34.1 रही बेरोजगारी दर और देश में औसत 7.8% है। सबसे पहले तो मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आज मैं एक नहीं, आज मैं कई ऐसे मुद्दों के ऊपर जो बात है वो करना चाहता हूँ। इस समय लाइव जुड़ रहे हैं, अगर आप चाहें तो अपने सवाल भी लिख सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं इस पूरे प्रकरण के बारे में जो मैंने शुरू किया है। दोस्तों, 2024 आने में लगभग अभी 3.25 साल है। 3.25 साल के अंदर अंदर सभी को रोजगार देना है, सभी लोगों के लिए रोजगार की योजनाएं लेकर आनी है, सभी लोगों को व्यापार वो कर सकें, उसके लिए कुछ ना कुछ करना है। यहाँ पर मैं हैरान होता हूँ ये देखकर और परेशान होता हूँ ये समझकर कि जिस प्रदेश के अंदर नौकरियां, यानी कि नौकरियों के ये हाल हैं, जो मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था कि हर 8वां बच्चा आईआईटी से पढ़ा हुआ बेरोजगार है। आईआईटी से पढ़ा हुआ, समझ रहे हैं? आईआईटी जिसकी देश के अंदर बहुत मान्यता है, आईआईटी जहां पर पढ़ने का हर पेरेंट्स सपना देखते हैं कि उनका बच्चा वहां पर पढ़ाई करे। यहां पर सोचने की बात यह है कि आज जो देश के युवा हैं वो आखिर विदेशों में सेटल क्यों होना चाहते हैं, क्यों वो विदेशों में जाना चाहते हैं, आखिर क्यों उन्हें भारत के अंदर ऐसा नहीं लगता कि भारत के अंदर रोजगार के बहुत सारे अवसर हैं, व्यापार के बहुत सारे अवसर हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको मैं देखकर हैरान हूं। अब मुद्दे की अगर बात करें तो आप ले लीजिए धारा 134 से शिक्षा का अधिकार। प्राइवेट स्कूल दाखिला देने के लिए तैयार नहीं है, पेरेंट्स स्कूल से यानी कि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट ले चुके हैं। सरकार कह रही है कि हम कोशिश कर रहे हैं, कड़ी कार्रवाई करेंगे। कड़ी कार्रवाई का अभी तक एक भी कोई सबूत सामने नहीं आया। यहाँ पर सवाल सबसे बड़ा और गंभीर ये है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। अब आप देखिए, कल चंडीगढ़ के अंदर एक शख्स हैं देवेंद्र बल्हारा, मेरे जानकार भी हैं वो, और एक सोशल मीडिया के पत्रकार साथी हैं। उनको यानी कि पुलिस ने इसलिए अरेस्ट कर लिया कि उन्होंने मास्क नहीं डाला हुआ था, और जो पुलिस उनको अरेस्ट करने के लिए आ रही थी मास्क उन्होंने भी नहीं डाला था। जो डीएसपी मौके पर आए मास्क उन्होंने भी नहीं डाला था। अब मुद्दा समझिए कि अगर आपने मास्क नहीं डाला तो आपका चालान भी हो सकता है 500 रुपये का, आपने मास्क नहीं डाला तो आपको अरेस्ट भी किया जा सकता है। लेकिन अगर एक अधिकारी जो आपको अरेस्ट करने के लिए आ रहा है, आपकी अरेस्ट के बाद आ रहा है, वहां उन्होंने मास्क नहीं डाला तो जनता कुछ नहीं कर सकती। समझ रहे हैं कि क्या अजीबोगरीब चीज़ है। देखिए, जहां तक मास्क की बात है, कुछ लोगों को लगता है मास्क ठीक है, कुछ लोगों को लगता है गलत है। मुझे लगता है कि देखिए, अगर हमारी वजह से किसी और को इशू है तो हमें मास्क लगाना चाहिए। वैक्सीनेशन कंपलसरी नहीं होनी चाहिए। मैं खुद, यानी हालांकि मैंने खुद वैक्सीनेशन करवाया है, लेकिन मुझे लगता है कि ये अपनी विल के ऊपर होना चाहिए। हम चाहें तो करवा लें, हम चाहें तो ना करवाएं, लेकिन वैक्सीनेशन किस तरह से यानी कि कंपलसरी यानी कि किया गया है, उसमें भी मुझे लगता है कि आप एक एफिडेविट ले लें उससे, या आप एक सेल्फ अटेस्टेड घोषणा पत्र ले लें उन लोगों से, यानी कि पूछ लें कि भैया आप क्यों नहीं लेना चाहते। अगर वो एक वैलिड रीज़न बताते हैं तो मुझे लगता है कि उस वैलिड रीज़न को देखते हुए वो उसकी विल के ऊपर होना चाहिए। लेकिन जो ये मास्क है, मास्क के लिए मेरे को ये लगता है कि मास्क लगाना चाहिए। वो इसलिए लगाना चाहिए, देखिए, अगर हमारे साथ कोई शख्स खड़ा है, उसे लगता है कि हमने जो मास्क है वो हमने नहीं लगाया, उसे एतराज़ है, तो देखिए हमें लगाना चाहिए। लेकिन वैक्सीनेशन, अगर उसको लगता है कि भाई आपने वैक्सीनेशन क्यों नहीं करवाया, भैया अगर आपको लगता है कि मुझे वैक्सीनेशन जरूरी है, मैंने वैक्सीनेशन नहीं करवाया और आपको मेरे साथ खड़े ही होना है, तो आप थोड़ा दूर हो जाइए। मास्क के केस में मुझे लगता है कि हमें यानी कि ठीक है, जो कल हुआ
वो ठीक नहीं हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि मास्क के केस में हमें थोड़ा सा ये देखना चाहिए कि अगर मास्क यानी किसी को उसमें ऐतराज है तो हमें वो मास्क लगाना चाहिए। अब कल जो इंसिडेंट हुआ, आप देखते हैं कि उसमें क्या होता है, जमानत वगैरह को लेके क्या होता है, लेकिन ये सब कुछ। अब ये देखिए मेरे पास, ये देखिए ये क्या बदतमीजी है, ये पढ़िए। 5वीं पास को 5,000, 12वीं पर 20,000 रुपए देंगे, कॉलेज जाने को मिलेगी स्कूटी। यानी ये क्या है यार, देश का पैसा तुम किस तरीके से लुटा रहे हो, देश के पैसे को बर्बाद कर रहे हो। चुनावी रैली में जो पंजाब के प्रदेशाध्यक्ष हैं नवजोत सिंह सिद्धू, उन्होंने सीएम जैसी घोषणा कर दी कि 5वीं पास को हम 5,000 रुपए देंगे, 12वीं पर 20,000 रुपए देंगे और कॉलेज जाने पर स्कूटी मिलेगी। अरे भाई ये पैसे किसके हैं? अगर आपको इतना शौक है इस तरह की योजनाएं देने का, मैं इस योजना के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं सवाल यहां पे ये उठा रहा हूं कि क्या आपका प्रदेश जिसमें टैक्स की कलेक्शन बहुत कम है, सब्सिडी बहुत ज्यादा है, क्या आप ये देने की हालत में हैं? यानी 5वीं पास को 5,000 देंगे, ये क्या बदतमीजी है? यानी आप बेरोजगार रहने के लिए आप ये कह रहे हो कि भाई आपकी 5th की एजुकेशन है तो दैट इज ओके। अब ये सचिन जी बार बार कह रहे हैं कि ये वैक्सीन गलत है ना सर। देखिए सचिन जी, मुझे लगता है कि मैं एक डॉक्टर नहीं हूं, मैं एक साइंटिस्ट नहीं हूं, और मुझसे बड़े बड़े जो विद्वान हैं, बड़े बड़े जो डॉक्टर हैं, उन्होंने इस बारे में जो कुछ कहा है हमें वो समझना चाहिए। देखिए एक कमरे के अंदर बैठ के मैं ये नहीं कह सकता कि मास्क ठीक है या नहीं है, या वैक्सीनेशन ठीक है या नहीं है। मुझे लगता है अगर मैंने मास्क नहीं डाला, मुझे किसी पुलिस वाले ने कहा, मैंने कहा मैं मास्क नहीं लगाऊंगा, वो मेरा 500 रुपये का चालान करे, मुझे 500 दे देनी चाहिए। वहां पर बात आती है लॉ की कि मुझे लॉ को फॉलो करना है। लेकिन अगर मैंने वैक्सीनेशन नहीं करवाया, वो मुझे कहते हैं या तो आप वैक्सीनेशन करवाइए, नहीं तो आपको 500 रुपये का, 1,000 रुपये का, 2,000 का जो भी लॉ है, या तो मैं वैक्सीनेशन करवा लूं या मैं 500 रुपये पे कर दूं। अब दोनों में से एक बात को तो मुझे मानना पड़ेगा ना। अगर मैं इस बात का विरोध करता हूं तो मेरे साथ इतने लोगों की तादाद बहुत ज्यादा होनी चाहिए जो लोग इस बात को कहें कि नहीं वैक्सीनेशन गलत है, कोई डॉक्टर इस बात को प्रमाणित करे कि हाँ वैक्सीनेशन गलत है, कोई कोर्ट इस तरह का डिसीजन दे कि नहीं वैक्सीनेशन गलत है। क्योंकि मुझे लगता है कि लॉ को हमें हाथ में नहीं लेना चाहिए, ये एक बड़ी गंभीर बात है। अब आप ये देखिए, आज मैंने जो अखबार उठाया हुआ है, इस अखबार के अंदर क्या कुछ मैं पढ़ रहा था और मैं हैरान हूं कि क्या इस देश में, ये देखिए ये क्या है, जो विक्रमजीत सिंह मजेठिया हैं वो पंजाब में नहीं है, दिखे तो जेल भेजेंगे। वहां के जो डिप्टी सीएम हैं वो ये बात कह रहे हैं। आज मैं एक्चुअली अखबार के ऊपर ही बात कर रहा हूं। नीचे की खबर देखिए कि रोडवेज कर्मचारियों ने दिया 14 जनवरी तक का अल्टीमेटम, यानी हर आदमी अल्टीमेटम ही दे रहा है। ये देखिए, एमएलए हॉस्टल में शराब का सेवन किया तो भविष्य में नहीं दिया जाएगा कमरा। यानी वो कह रहे हैं कि आप एक बार तो पी सकते हैं, अगर आपने शराब का सेवन किया तो कमरा नहीं दिया जाएगा। और जबकि सब जानते हैं कि वहां पर क्या कुछ हो रहा है। ये अब ये देखिए नीचे क्या लिखा है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार को घेरा, बोली 134 एक खत्म किया तो सरकार के खिलाफ सड़कों पे उतरेंगे। क्या यार ये, यानी अखबार के अंदर कोई ढंग की चीज, कोई ऐसी चीज जिससे आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आए कि भी आज हमारे प्रदेश के अंदर ये हो रहा है। ये देखिए अमर उजाला क्या लिखता है कि आयोग सिरे नहीं चढ़ा पा रहा भर्तियां, बेरोजगारी में हरियाणा बना नंबर 1। यानी कि हरियाणा नंबर 1 है, ये रिपोर्ट सरकार की है। और ये देखिए क्या लिख रहे हैं, लखीमपुर हिंसा सोची समझी साजिश, केंद्रीय मंत्री मिश्र का बेटा मुख्य आरोपी पाया गया, लेकिन वो वहां से हटने के लिए तैयार नहीं है। नैना चौटाला का घेराव करने जा रही आंगनबाड़ी वर्कर्स की पुलिस से झड़प, 2 घंटे में 3 बार धक्का मुक्की। समझ रहे हैं, ऊपर और पढ़िए, सरकार के कारनामे पढ़ते रहिए। रतिया के पूर्व एसडीएम, उनकी पत्नी सहित 3 की जमानत याचिका खारिज। यानी कि एक आम आदमी के ऊपर, ये देखिए, विधायक की गाड़ी में आग के बाद एमएलए हॉस्टल की सुरक्षा बढ़ाई गई। अरे लोगों की घरों में आग लग जाती है, सुरक्षा नहीं बढ़ी। लोगों की बहू बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, सुरक्षा नहीं बढ़ी। लोगों के बच्चों को दिन दिहाड़े किडनैप कर लिया जाता है, सुरक्षा नहीं बढ़ी। बिजनेसमैन के ऊपर हमला कर दिया जाता है, सुरक्षा नहीं बढ़ी। एमएलए की गाड़ी फूंक दी और उसके ऊपर सुरक्षा बढ़ा दी गई। क्या बात है, क्या बात है। यानी वो एमएलए जो आपके लिए कानून बनाते हैं, वो एमएलए जो आपके लिए आपकी आवाज बनकर वहां पर जाते हैं, उनकी सुरक्षा जरूरी है।
जिनको आपने बनाकर भेजा, आपकी सुरक्षा के बारे में कोई नहीं पूछ रहा कि भैया उसकी सुरक्षा जरूरी है या नहीं है। कमाल है वैसे इस देश के अंदर। ये देखिए, अब ये देखिए, अपने बच्चों का एडमिशन कराने के लिए 134 से सड़क पर उतरे अभिभावक, लगाया जाम। यानी बच्चों के एडमिशन करवाने के लिए भी अब जाम लगाने पड़ रहे हैं। पिस्तौल दिखाकर पेट्रोल पंप से लूटे 10,000 और मोबाइल। किसानों के मुद्दे जल्द नहीं सुलझाए तो आंदोलन के लिए तैयार रहे सरकार। सपना था यूनाइटेड किंगडम में बसने का, पहुंच गए जेल। यानी ये देखिए क्या कुछ अखबार में छपा हुआ है। गार्ड को शौचालय में बंद कर 1.12 लाख लूटे। सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के डालने के मामले में डॉक्टर और पत्रकार पर केस दर्ज। गिरफ्तार, गैर जमानती धाराएं लगाई। अब यहां पर पुलिस की बदमाशी देखिए कि पुलिस के साथ उन्होंने पंगा लिया तो पुलिस को इस बात की खुंदक आ गई, उन्होंने आईपीसी 353 के तहत मामला दर्ज कर दिया। गैर जमानती धारा, क्या गैर जमानती भैया उसने काम किया है। यानी आप समझिए कि आपके बेटी की शादी है, आपके बेटे की शादी है तो आपको परमिशन की जरूरत है। नेताजी ने रैली निकालनी है, कोई परमिशन नहीं चाहिए आपको। यानी अपने घर में कोई दुख हो गया, आपको कोई क्रिया करनी है तो आपको परमिशन चाहिए। नेताओं ने आपसे आकर वोट मांगने हैं, लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठी कर ली, कोई परमिशन नहीं चाहिए। क्योंकि चुनाव जरूरी हैं, वोट जरूरी हैं, सरकार जरूरी है, सत्ता जरूरी है, आम जनता जाए भाड़ में। अब सुनिए, तीसरी लहर की दस्तक, एक सप्ताह में 500% बढ़े मरीज, संक्रमण दर भी 3.84। अब मैं इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा क्योंकि लोगों की अलग अलग बात है। अगली सुनिए, ऑनलाइन जहर मंगाकर युवक ने जान दे दी। फ्लिपकार्ट के डायरेक्टर के ऊपर मामला दर्ज। फ्लिपकार्ट ने ऑनलाइन जहर भेज दिया और बंदे की डेथ हो गई, इसके लिए मामला दर्ज हो गया है। मामला दर्ज हुआ है लेकिन कार्रवाई क्या होगी ये देखने वाली बात है। जो भी लोग यहाँ पर हैं दोस्तों, अगर मैंने कोई बात गलत कही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर मैंने अपनी बात ठीक की है तो इसे और लोगों तक पहुँचाइए। कब तक हम यानी कि जलते रहेंगे, कब तक हम यानी कि नेताओं की बातों में आते रहेंगे। अब ये विक्की जी कह रहे हैं कि 15 लाख आए। अब देखिए 15 लाख का मुद्दा ही कितना बड़ा है। जब चुनाव थे तो कह दिया जी 15-15 लाख सबके खाते में आएंगे, चुनाव हो गए तो कह दिया जी ये तो जुमला था। अरे जुमलों, यानी मैं ये सोचता हूँ यार ये क्या सरकार है, क्या हमारे नेता है, पार्टी कोई भी हो। ये लीजिए एक और खबर पढ़िए, इधर पढ़िए। अवैध निर्माण हटाने की मोहलत समाप्त, एक्शन की तैयारी में कस्टोडियन विभाग। 73 अवैध कब्जों की रिपोर्ट तैयार, ये मकान भी गिराए जाएंगे। संदीप सिंह विर्क कह रहे हैं जी करमू जी के बारे में बोलो। संदीप जी 2 बार बोल लिया, आपके कहने पे तीसरी बार फिर बोल लेता हूं। मैंने ये बता दिया है कि जो हुआ वो गलत है। आईपीसी 353 के तहत मामला दर्ज नहीं किया जा सकता। मुझे पूरी उम्मीद है कि कोर्ट से उनको राहत मिलेगी और मिलनी भी चाहिए। इतना कोई बड़ा मामला नहीं था। देखिए मामला तो था, वायलेशन ऑफ रूल था, क्योंकि जिन बातों के तर्क वहां पर दिए गए उनका कोई भी दस्तावेज मौके पर अगर अधिकारी को दिखाया जाता तो देखिए आपकी बात कितनी पक्की हो जाती है। यानी आप एक सड़क पर खड़े होकर अगर कहते हैं जी कि उस सरकार ने ये आदेश दिया, उस कोर्ट ने ये आदेश दिया, आरटीआई में ये कहा है, तो आपके पास अगर दस्तावेज है तो आप वो दस्तावेज शो करते ताकि आपकी बात और अधिक प्रमाणिकता के साथ सामने आती। अब जहां तक बात है मास्क लगाने की, यहां पर मेरा सवाल ये है कि मैं परसों अमित शाह जी का एक प्रोग्राम देख रहा था। वो यूपी के अंदर एक बहुत बड़ी रैली कर रहे थे, उन्होंने तो मास्क नहीं लगाया हुआ था। उनका चालान क्यों नहीं काटा? उनका चालान इसलिए नहीं काटा कि चाहे वो पहले तड़ी पार थे, चाहे पहले कुछ भी था, लेकिन आज की तारीख में जो हमारे गृह मंत्री जी हैं वो आज देश के गृह मंत्री हैं, और जो गृह मंत्री होता है, गृह मंत्री का चालान सब लोग नहीं काट सकते, क्योंकि गृह मंत्री का चालान काटा तो सोचिए कि आपके साथ वो जो एक वहाँ का एसपी था गुजरात का, आपको याद होगा, भट्ट करके नाम था, मेरे को नाम भूल गया, उनकी नौकरी खत्म हो गई। तो हमारे देश में जो राजनीति है वो ज़्यादा हावी रहती है। जो आम आदमी है वो तो बेचारा आम आदमी रहता है, जो अधिकारी कर्मचारी है उनके बनाए हुए जो कानून है वो आपके लिए हैं, मेरे लिए हैं, नेताओं के लिए कोई कानून नहीं है। कभी आपने देखा कि किसी ओवर स्पीड चलती हुई सीएम की गाड़ी का, किसी मंत्री की गाड़ी का, मंत्रियों की गाड़ी तो 120 से नीचे चलती नहीं, वो कैमरे के अंदर क्यों नहीं आती? जो मंत्री हैं, जो सीएम हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, उनकी गाड़ियां 120 130 पे चलती हैं जीटी रोड पे, लेकिन उनके चालान क्यों नहीं कटते?
ऐसा क्यों? आम आदमी का जो चालान है वो यानी कि कट जाता है। आपने 90 से ऊपर गाड़ी कीजिए, आपकी गाड़ी 94 की स्पीड पे चल रही थी और नेताजी की गाड़ी, मंत्री जी की गाड़ी 120 पे चल रही होती है, उनका कहीं नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि वो खास आदमी है। आप आम आदमी हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, आप सब कुछ नहीं कर सकते। आपको सब कुछ कानून के मुताबिक करना है, लेकिन उन्हें सब कुछ कानून से ऊपर उठकर करना है, क्योंकि वो मंत्री हैं, क्योंकि वो हमारे देश की सत्ता की चाबी उनके हाथ में है, क्योंकि हमने उन्हें, हम गरीबों ने, हम मीडियम क्लास ने, हम अपर क्लास ने उन्हें चुनकर वहां तक भेजा है। तो वो कर सकते हैं, उनका ये नैतिक दायित्व है। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो फिर उन्हें नेता कौन कहेगा? तो जल्दी जल्दी से कुछ सवाल ले लेते हैं। जिनके अच्छे सवाल होंगे मैं वो चाहूँगा कि उनके जवाब ज़रूर दूं। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, अगर आपकी कोई बात है, आप अपनी बात कहना चाहते हैं, तो आप अपनी बात ज़रूर यानी कि ज़रूर कहिए। मैं चाहूँगा कि आपके अगर कुछ सवाल हैं इस मुद्दों के ऊपर तो आप वो सवाल ज़रूर पूछें। देखिए, अब लोगों को नौकरी का डर लग रहा है। जतिन जी लिख रहे हैं कि मुझे तो नौकरी का डर लग रहा है। नौकरी का डर उनको इसलिए लग रहा है क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि ऐसा ना हो कि कहीं लॉकडाउन जैसी पोजीशन हो जाए और हमारी नौकरी चली जाए। अब सवाल यहाँ पर ये है कि क्या अगर आपकी नौकरी चली गई तो आपके लिए किसी तरह की कोई गारंटी है? मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपके लिए गारंटी है। प्रिया जी कह रहे हैं योर लैंग्वेज इज़ नॉट गुड, जस्ट यू वॉन्ट टू क्रिटिसाइज गवर्नमेंट, आर यू डूइंग गुड? प्रिया जी देखिए, ऐसा है कि जैसे देश के अंदर संविधान आपको ये चीज़ लिखने की इजाज़त देता है, वही संविधान मुझे अपनी बात को कहने की इजाज़त देता है। अगर देखिए आपने मेरे पेज को फॉलो किया हुआ है तो इसका मतलब आपको मेरी कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं। अगर आपने मेरी चीज़ को फॉलो नहीं किया हुआ तो यानी और वैसे आपके सामने आया तो देखिए, ये आपकी मर्ज़ी है कि आप मुझे पसंद करें या ना करें। ये आपकी मर्जी है कि आप मुझे लाइक करें या ना करें। ये आपकी मर्जी है कि आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं या नहीं लगती। अगर मैंने बिना गाली दिए कुछ अपनी बात कही है, मैं आपको बुरा लग रहा हूं, लेकिन एक नेता जो एबीपी न्यूज़ के पत्रकार का कैमरा छीन कर साथ ले जाता है, क्या आपने वहां पर ऐसा कुछ पोस्ट या ऐसा कोई कमेंट किया था? यानी मैं ये जानना चाहता हूं कि हम इतने चापलूस क्यों हैं? हम क्यों यानी कि अपने नेताओं के पीछे पीछे पूंछ हिला हिला कर भागते रहते हैं? वाई? उन्होंने ऐसा क्या देना है हमें? लेकिन मैं सोचकर हैरान हूं कि एक आदमी, क्रिटिसाइज का मतलब क्या होता है? चलिए मैं आपसे पूछता हूं प्रिया जी, क्रिटिसाइज का क्या मतलब होता है? ये वर्ल्ड इस धरती पे क्यों आया? हम क्यों किसी को क्रिटिसाइज करते हैं? आप सड़क पर जा रहे हैं और एक बच्चा जिसकी उम्र लगभग 10-12 साल है, वो कार चला रहा है, उसके पापा साथ में बैठे और उसने किसी में टक्कर मार दी। आप क्या करेंगे? क्या उसे आप क्रिटिसाइज करेंगे या नहीं करेंगे? आपका बच्चा आपके खिलाफ बोलता है, आपके ऊपर हाथ उठाने की कोशिश करता है, क्या आप उसका थप्पड़ खा लेंगे या उसकी इस हरकत को क्रिटिसाइज करेंगे? क्या करेंगे आप? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप एक बैंक में जाते हैं, आपसे 1,000 रुपए के, आपने 1,000 रुपए विड्रॉल करवाए, वहां पर 900 रुपए आपको दिए जाते हैं कि 100 रुपए तो मैं रखना चाहता हूं। आप उसकी इस हरकत का विरोध करेंगे या नहीं करेंगे? या कहेंगे कि नहीं, ये अधिकारी कर रहा है, 900 रुपए दे रहा है तो मुझे ले लेने चाहिए, मुझे क्रिटिसाइज नहीं करना? वाई? हमें क्यों किसी के आगे नतमस्तक होना पड़ता है? इतनी चापलूसी किस लिए? हम किसको खुश करना चाहते हैं? अगर खुश करना है तो आप अपने आप को कीजिए, अपने परिवार को कीजिए, अपने आसपास के जो लोग हैं उनको खुश कीजिए, और वो भी अच्छे काम के लिए। अगर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो लोगों को पसंद नहीं आ रहा, आपको ठीक लग रहा है तो जरूर कीजिए, लेकिन कोई ऐसा काम जो सबको पसंद नहीं आ रहा, सिर्फ आपको पसंद आ रहा है, तो मुझे लगता है वहां पर चिंतन की जरूरत है। जो भी लोग यहां पर कमेंट कर रहे हैं, मैंने सबसे पूछा आप कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। आपके अलावा किसी ने अगर ये नहीं कहा कि क्या मेरी लैंग्वेज में क्या गलत था, क्या मैंने किसी को गाली दी, क्या मैंने किसी को बुरा भला कहा, क्या मैंने कुत्ता कमीना कोई ऐसे वर्ड यूज किए किसी के लिए, अगर एक पढ़े लिखे आदमी की बात भी आपको अच्छी लैंग्वेज नहीं लग रही, तो मुझे हैरानी है आपके ऊपर कि आप किसको खुश करने के लिए ये सब कुछ कह रहे हैं यहां पर। यानी आप देखिए कि अब जतिन जी ने लिखा है कि सफाई अभियान में इतना पैसा लग रहा है, सफाई अभियान में इतना पैसा लग रहा है, उठा के आपके घर से कूड़ा लेके जाते पैसे फिर भी आप ही को देने पड़ते हैं। ये क्या सफाई अभियान है भैया? आप एमसी टैक्स लेते हैं, इनकम टैक्स लेते हैं, जीएसटी लेते हैं, कस्टम लेते हैं, सीवरेज के पैसे लेते हैं, पानी का बिल लेते हैं, हर तरह के तो पैसे ले रहे हैं आप। क्या यानी कि सिस्टम रह गया है? तो मुझे लगता है कि आज की चर्चा काफी लंबी होगी, 20 मिनट के आसपास हो गई है।
अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो हाथ जोड़कर माफ़ी, अगर मैंने कुछ सही कहा हो तो इस वीडियो को सब तक पहुंचाएं ताकि लोगों को पता लग सके कि आखिर जिस देश में हम रहते हैं उस देश की स्थिति इस समय क्या हो रही है और चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही। इन चीज़ों को अच्छा करना है तो मुझे लगता है कि हमें अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहिए। मैं आपको नहीं कहूँगा कि आप किसी नेता की गाड़ी पे पत्थर मारिए, मैं आपको नहीं कहूँगा आप किसी अधिकारी को थप्पड़ मारिए, मैं आपको बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप किसी नेता को गाली दें ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, अगर हम अपने विरोध को सही तरीके से रखते हैं तो ही हमारी बात सुनी जाएगी, लेकिन अगर हम अपनी बात को गलत तरीके से रखेंगे तो हमारी बात सही होते हुए भी गलत हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि आज के लिए इतना काफ़ी था। कुछ मुद्दे ऐसे होंगे जो आपके मतलब के होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो आपके मतलब के नहीं होंगे। और क्योंकि आज 4 जनवरी है तो आप सभी को नए साल की बहुत बहुत बधाई। आप सबका परिवार बहुत खुश रहे, आप बहुत खुश रहें। इंसान से गलतियां होती हैं, मैं भी गलतियों का पुतला हूं, मैं भी एक इंसान हूं। ऐसा हो सकता है कि मेरी कोई बात आपको बुरी लगी हो। अगर किसी को भी मेरी कोई बात बुरी लगी है उससे हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूं। अगर किसी को मेरी बात अच्छी लगी तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, सैल्यूट कि आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं, देखते हैं। और मुझे राजेश ग्रोवर जी कह रहे हैं सर मेरा आंसर तो देते जाओ। राजेश जी एक बार दोबारा लिखिए, क्या लिखा है आपने, मुझे एक बार बताइए प्लीज़ कि आपने क्या लिखा है। मैं पढ़ नहीं पाया, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। पूजा बंसल जी थैंक्स। अनिल जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये नाइट कर्फ्यू क्यों लगा है। अनिल जी क्या होता है कि कुछ चीज़ें ना हमें तसल्ली देने के लिए करनी पड़ती हैं। नाइट कर्फ्यू मुझे एक मजाक लगता है, मैं सिर्फ इतना कहूँगा। इंदिरा गांधी वाला टाइम कर दिया मोदी जी ने जो इंदिरा गांधी के टाइम में हुआ था। मनदीप जी देखो मेरा तो जन्म हुआ नहीं था उस समय, मुझे नहीं पता कि वैसा टाइम है या नहीं है। तो इसका जो डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमें दोनों टाइमों के जो चीज़ें देखनी पड़ेंगी। यहाँ पर मेरे मन में एक और सवाल है, जितने भी लोग देख रहे हैं इस पर जवाब ज़रूर देना। मैं सिर्फ और सिर्फ एक बात जानना चाहता हूं कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके खिलाफ कोई भी न्यूज़ चैनल, कोई भी अखबार क्यों कुछ नहीं बोलता? आपको क्या लगता है इसका क्या कारण है? पिछले 7 साल में क्या किसी ने एक भी न्यूज़ चैनल को, चाहे वो कोई भी चैनल हो, एक भी न्यूज़ चैनल ने, एक एनडीटीवी को छोड़कर, क्या किसी ने आज तक प्रधानमंत्री जी के बारे में कुछ भी बोला? यानी आप देखिए कि जब किसान आंदोलन, किसानों के लिए 3 कृषि बिल आए तो कहा गया वाह क्या मास्टर स्ट्रोक है, और जब कि तीनों कृषि कानून वापस ले लिए गए तो भी कहा गया वाह क्या मास्टर स्ट्रोक है। और अगर यही काम राहुल गांधी ने, अरविंद केजरीवाल ने, मायावती ने या फिर ममता बनर्जी ने किया होता तो उनकी लेनी देनी कर देते, उनके पीछे पड़ जाते कि आपने तब ऐसा किया क्यों, आपको क्या करके मिला, लोग इतने मर गए, आप क्यों नहीं उनकी मान रहे थे। लेकिन आप देखिए एक भी चैनल ने क्रिटिसाइज नहीं किया। और अभी एक मैडम यहाँ पे कह रही थी आप क्रिटिसाइज सही नहीं कर रहे, आपका लैंग्वेज ठीक नहीं है। आप क्या चाहते हैं कि मैं भी जाके लोगों के हाथ पैर जोड़ लूँ कि भैया मैं आपके साथ हूँ, मैं बिकाऊ मीडिया हूँ, मैं इन लोगों की आवाज़ नहीं, मैं आपकी आवाज़ जनता तक पहुँचाने आया हूँ, जनता की आवाज़ आप तक नहीं पहुंचाने के लिए आया। तो मेरी सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। और गुड्डू जी कह रहे हैं मोदी जी की तानाशाही चल रही है, मैं क्या बोलूं। ऐसा राजेश बोल रहे हैं क्या बोलेगा खिलाफ पीएम के बारे में, क्यों बोलेगा खिलाफ पीएम के बारे में। ऐसा राजेश जी मुझे पता है कि आपकी ये फर्जी आईडी है, मैं आपको बड़े पुराने टाइम से देख रहा हूं, आपके कमेंट मुझे पता है आपकी फर्जी आईडी है, इसलिए मैं आपकी बात का जवाब नहीं दूंगा। आप ओरिजिनल आईडी के साथ कमेंट कीजिए, अपनी फ़ोटो के साथ। मैं आपकी जो यानी कि जो आपकी कमेंट है उसका ज़रूर जवाब दूंगा। मेरे नंबर पर फ़ोन कीजिए, मेरे ऑफिस में आइए, आपकी बात का जवाब दूंगा। मैं फर्जी आईडी वालों का जवाब नहीं दिया करता, इस काम में मेरा एक्सपीरियंस आपसे बहुत ज़्यादा है। मैं देखकर बता देता हूँ कि किसकी ओरिजिनल आईडी है और किसकी फर्जी आईडी है। आप आईटी सेल वाले हैं, मैं जानता हूँ, क्योंकि आईटी सेल वाले बड़े सारे दोस्त हैं जो फॉलो करते हैं, लेकिन उन्हें पता है कि आकर्षण जो बोल रहा है वो बोल ठीक रहा है। मोहम्मद मूविन जी कुछ सवाल पूछ रहे हैं क्या? राजवीर जी जय हिंद, कैसे हैं आप? राजेश ग्रोवर आप भूल रहे हो इतनी बहुत है सर, बाकी हमें किसी न्यूज़ से क्या लेना, आप हमारी बात पहुंचा, यानी कुछ ऐसा लिखा है। ठीक है, ऊपर चला गया कमेंट, नीचे नहीं आ पाया। नहीं
अंधभक्तों की बात का बुरा नहीं मानिए, कोई बात नहीं, वो भी भाई हैं अपने। अंधभक्त होने से पहले वो भी मेरे और आप जैसे ही थे। जब सरकारें बदल जाएंगे वो फिर हमारी साइड आ जाएंगे, उनको भी पता है कि एक्चुअल में चीज़ हो क्या रही है। तो मेरी राजवीर जी कह रहे हैं सब गोलमाल है, हो सकता है। गुड्डू अंसारी जी कह रहे हैं सरकार चैनल को हर महीने हड्डी फेंकती है। मैं इस बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहता, ना मुझे फेंकी, ना मैंने ली, और ना मुझे चाहिए। आप लोग साथ हैं, ये बहुत है मेरे लिए। तो सभी का सरकार चुप क्यों है कालीचरण यटी के बारे, देखिए यहाँ पर ना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप ये देखिए कि जिस मुद्दे पर जनता चर्चा चाहती है वो मुद्दा कभी भी कोई मीडिया नहीं उठाता, लेकिन बकवासबाजी कितनी करवा लो, अफगानिस्तान में ये हो रहा है, पाकिस्तान में ये हो रहा है, चाइना में ये हो रहा है, वहाँ ये हो रहा है, वहाँ ये हो रहा है, ये फालतू की बातें सारा दिन चलती हैं मीडिया में, काम की एक बात नहीं चलती। ये जो जिसके बारे में बोल रहे हैं कि सरकार चुप क्यों है, इस बात का सरकार को जवाब देना चाहिए। कोई और होता तो लपेट लिया जाता, लेकिन मीडिया भी चुप है, सरकार भी चुप है, सब कुछ चुप है, सारा सिस्टम चुप है। तो लेकिन मुझे चुप नहीं होना, और आपने भी खुद को चुप नहीं रखना अपनी बात। ये सोशल मीडिया है दोस्तों, सोशल मीडिया का मतलब सोशल मतलब समाज, और मीडिया मतलब यानी कि समाज का मीडिया। तो आप अपनी कोई भी बात कर सकते हैं। राजेश ग्रोवर जी कह रहे हैं मेरी आईडी ओके है डियर। राजेश जी मैंने आपको नहीं कहा था, एक एस राजेश के नाम से एक आईडी थी, उनको कहा था। मुझे पता है आपकी आईडी ओरिजिनल है, मैं आपके बारे में बिल्कुल कुछ नहीं कह रहा। आप पुराने फॉलोअर हैं, हमारे पुराने दोस्त हैं, आपको मैंने बिल्कुल नहीं कहा। और बाकी जिन जिन लोगों ने बधाई दी किसी भी काम के लिए, उनका धन्यवाद। जिन्होंने कुछ भी गलत शरत बोला, उनका और भी धन्यवाद कि वो और भी गलत बोलकर हमें यानी कि ये हिम्मत दें कि हम और ज़्यादा बेहतर कर पाएँ। आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। आप देख रहे हैं IBN24, मैं हूं आकर्षण उपल करनाल से, आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद, जय हिंद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।